नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आरबीएल बैंक के बारे में। क्योंकि देखिए, आरबीएल बैंक एक ऐसा सिचुएशन में अभी आ चुके हैं। मैं पिछले दिनों में एक बार आपको वीडियो बना के दिया था आरबीएल बैंक के ऊपर कि मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको वहाँ पे दिखाया था कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आरबीएल बैंक का मतलब एक अच्छा खासा गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। तो आज मैं उसके ऊपर डिटेल्स कुछ डेटा आपको दिखाना चाहूँगा और कौन सा लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं जिसके बाद इस कंपनी का और भी मतलब गिरना ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। तो इसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो इस चैनल में बने रह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, उसके बाद अब मैं कुछ न्यूज और अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो पहले चार्ट पैटर्न से शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप सभी जानते हैं आज के दिन निफ्टी का हालत कैसा है। आप खुद जाकर गूगल में निफ्टी सर्च करेंगे, निफ्टी शेयर प्राइस, तो आप देखेंगे तो किस बेसिस से आज के दिन करीबन करीबन देखा जाए तो 2.5% से भी ज़्यादा गिरावट है। देखिए, इसके 400 पॉइंट का नेगेटिविटी आज के दिन, 400 पॉइंट से भी ज़्यादा नेगेटिविटी। इसके पीछे ऑब्वियसली लॉजिक है, सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में। आप पिछले दिनों का डाउ जोन्स देखेंगे तो पिछले दिनों में जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग हुआ था इसका, तो अराउंड 2.5% से भी ज़्यादा डाउ जोन्स गिर गए थे। इसका मतलब आप समझ लीजिए, स्टॉक में इंडिया में कुछ प्रेशर उतना नहीं है। हाँ, प्रेशर है मगर उतना प्रेशर नहीं था। अ, अमेरिकन बाजार से प्रेशर आया, यूरोप मार्केट से प्रेशर आया, क्योंकि इन्फ्लुएंसी रेट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो था उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। तो इन्फ्लुएंसी रेट जितना बढ़ेगा उतना ही मतलब महंगाई जितना ही बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए वर्ल्ड मार्केट के ऊपर अगर प्रेशर हो तो निफ्टी और सेंसेक्स में तो गिरावट होगा ही। तो आज के दिन इसीलिए अराउंड 2.5% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था। और बैंक निफ्टी तो अराउंड 3.5% तक गिर चुके थे। तो देखिए, मार्केट में इस तरीके से मतलब गिरावट होना एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि चलो मेरा तो पैसा अराउंड 50% लॉसेस में है, तो मेरा तो 50% तो बचेगा, तो चलो मैं उसको बेच देता हूँ। देखिए, ये करना कोई खराबी नहीं है, मैं जरूर कहूंगा ये करना कोई खराबी नहीं है। फिर भी आप कौन सा स्टॉक में ऊपर निवेश करके रखे हैं वो सोचकर निवेश मतलब एग्जिट हो जाइए। अगर आपके पास, मैं जरूर कहूंगा, आपके पास अगर आरबीएल बैंक है तो आपके लिए ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है। बट देखिए, मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, आप मेरे ओपिनियन ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, मगर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके आप शेयर बेच दीजिएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे। तो आपको जरूर कहूंगा, एक बार स्टार्ट ही तो जरूर करना, उसके बाद आप इस कंपनी से एग्जिट होने के लिए जरूर सोचना। क्योंकि देखिए, मैं पिछले दिनों में आपको पता था कि 200 जो डेज जो ईएमआई है, तो 200 डेज जो ईएमआई है, तो वो एक इम्पोर्टेंस मतलब स्ट्रैटेजीज है। तो उसको उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे बिग एक मतलब देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन था। मैं पहले आपको बता दिया था कि अराउंड अराउंड 104 इस लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। और इस लेवल को आज के दिन ब्रेक किया, और आज के दिन सिर्फ ब्रेक नहीं, इतना भारी भरकम गिरावट बहुत दिनों के बाद हुआ। अराउंड 18% तक लॉसेस, 18%। आप सोच लीजिए, एक दिन में 18% लॉसेस, मतलब आपका फंड का क्या हालत होगा, आप एक बार सोच लीजिए। तो देखिए, मार्केट जब गिरते हैं तो उसके पीछे आपको मतलब सोचना चाहिए कि हाँ, एक्चुअली मार्केट क्यों गिर रहा है। तो उसके बेसिस से हर स्टॉक में गिरावट हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो अगर मार्केट गिर रहा है, उसके साथ कुछ स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रेशर है, वो स्टॉक अराउंड सबसे ज्यादा गिरावट हो रहा है, तो आप समझ लेना आपके जो पोर्टफोलियो है वो कुछ बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि आप उस स्टॉक में अगर निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए एक प्रेशर जरूर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप मतलब आरबीएल बैंक आपके पास है तो आपके लिए थोड़ा सा रिक्सी गेम जरूर हो चुके हैं, क्योंकि एक बिग सपोर्ट जोन ब्रेक कर चुके हैं। मैं चलो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको
देखिए अब देखिए जो लेवल था, जो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया और आज के दिन अराउंड 7 to 18% गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो चुके हैं, मतलब ब्रेक डाउन जो हो चुके हैं, तो इसके मतलब लॉजिक, कुछ लॉजिक नहीं है। आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बताएंगे, सिर्फ यही चीज़ हमेशा बताया जा रहा है कि जो इसका जो मतलब इसका जो सीईओ है उसके ऊपर बहुत बातचीत चल रहा है कि स्टॉक में इतना सारा गिरावट क्यों है। देखिए जब इन्वेस्टर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखते हैं वो तो जानने का कोशिश करेगा ही कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर क्या ऐसा नेगेटिविटी आया जिसके जिसके बेसिस से गिरावट हो रहा है। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कंपनी का जो हालत है वो अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी छोटा सा है। छोटा कंपनी मतलब आरआर, आरआर का मैं मीनिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड भी ज़्यादा। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रिवॉर्ड तो छोड़ ही दीजिए। तो कब आपको रिवॉर्ड और रिटर्न के जैसे मिलेगा उसका पता नहीं, क्योंकि कंपनी कर्जा तो ज़्यादा लेके रखा, चलो मानता हूँ बैंकिंग सेक्टर 6.5% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, कोई बात नहीं। मगर कंपनी के इनकम का रेशियोज देखिए, अभी कंपनी लॉस है। तो आप कहेंगे सर आप क्वार्टर बेसिस देख लीजिए, कंपनी प्रॉफिट बेसिस मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस देख लीजिए प्रॉफिट एंड रेशियो, तो आपको हर साल में प्रॉफिट दिखेगा। तो फिर भी आप क्यों बता रहा है कि कंपनी खराब है? देखिए मैं कंपनी खराब है ऐसे ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ एक सपोर्ट जो है उस लेवल को ब्रेक किया। देखिए जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं ना, तब स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता। तो अभी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिए कि इसमें आपको बने रहना है कि एवरेज करना है कि नया निवेशक को निवेश करना है, वो आपके हाथ में होगा। मैं कुछ आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ जिस बेसिस से आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक का जो लेवल है वो ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक और भी मतलब और 52 वीक का लो आप देख सकते हैं, आज के दिन ही 52 वीक का लो अचीव किया। इसका मतलब स्टॉक में कितना ज्यादा प्रेस। तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता था कि कंपनी के पैरामीटर्स आपको शायद अच्छे लगे, फिर भी देखिए मुझे तो उतना खास नहीं लगता, क्योंकि जो कंपनी का ईपीएस नेगेटिव में है, जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहने से मुझे लगता है फायदा अभी तक फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ फ्यूचर में वो अच्छा करे तो आप इस कंपनी के ऊपर फिर से री इन्वेस्ट करिए, मगर फिलहाल के लिए मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगता इस सारे पैरामीटर देख के जो आपको लग रहा है। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में 6,000 करोड़ का कैश है, 6,000 करोड़ का कैश है, कंपनी का मार्केट के 5 साढ़े 5 हजार करोड़ है, तो मार्केट कैप से भी ज्यादा हाथ में कैश है। कैश होने से क्या फायदा, वो कैश काम में अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंपनी के ऊपर इश्यूज रहेगा। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो अभी फिर भी देखिए एक चीज आपको मैं और एक दिखा देता हूँ, वो है कंपनी का रेशियो। तो रेशियोज देख के आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का हालत और भी कितना खराब है। जैसे देखिए एनपीए, मैं इसके ऊपर भी आपको बता चुका हूँ कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मान के चलिए आप एक एक प्लेटफॉर्म में गया और आपको कुछ बोलना था वहां पे, तो आप बोल नहीं पाए, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छे थे मगर आप अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको आप किसी को बोल नहीं पाए। तो सेम टू सेम कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो सब कुछ अच्छा है, फिर भी इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कुछ एसेट्स है जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। इसका एसेट कौन है? मान के चलिए कंपनी ने लोन दिया किसी को, और लोन से कंपनी को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये लोन जो है वो कंपनी का एसेट था, वो एसेट अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कितना परसेंट? 2.12। इसका मतलब मार्केट में जो लोन दिया है वो जितने लोन अभी भी मार्केट से नहीं उठा पा रहा है, मतलब जो लोन अभी डिफॉल्ट होने वाला है, मतलब जो लोन दोबारा शायद ना मिल पाएगा, इस तरीके से लोन को बोलता है, मतलब डिफॉल्ट हो जाना। तो इसका मतलब इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है, मेरे हिसाब से लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर वहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी आपके सामने ही है। बाकी देखिए फिर से एनआईएम जो है, एनआईएम देखिए हाई मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। एनआईएम जितना कम होगा उतना भी खास है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ मतलब आरओए एंड आरओई, ये दोनों लेवल मुझे बहुत वीक लगा। और यहाँ पे देखिए मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। जितने इसका कॉस्ट है उसका लाइबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो कंपनी के लिए खतरा है। मान के चलिए लाइबिलिटी मतलब आपका एक एक्सपेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, मतलब आप कोई घर लेके रखे हैं और वो भी मतलब लोन लेके,
तो कोई घर खरीद के रखे है लोन लेके, इसका मतलब वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, मतलब आपको लोन चुकता करना पड़ेगा बैंकिंग को। तो एक लायबिलिटी है, तो सेम टू सेम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मतलब कंपनी का जितने सारे कॉस्ट है उसका लायबिलिटी भी बढ़ चुके हैं। तो इतना बढ़ना कंपनी के लिए खास नहीं है, अच्छे नहीं है। और साथ ही साथ पीजी रेशियो हमेशा 1 और 2 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5.17 है, मतलब ज़्यादा हाई वैल्यूएशन देखने को मिला है। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको मैं यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी में बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर कंपनी अभी तो प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है। अच्छा है, देखिए प्रॉफिट करना कोई अच्छे तो जरूर है, मगर कुछ परफॉर्मेंस ऐसा भी देखना चाहिए जो कंपनी को आगे जाने के लिए कितना पॉजिटिव पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए कंपनी अगर उतना खास होते तो ज़रूर कहता कि एफआईएस और डीएस ने जो माल उठा के रखा तो वो ऑब्वियसली पब्लिक से ज़्यादा होता। तो पब्लिक से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब एफआईएस डीएस तो माल तो उठा के रखा, मगर उस अभी आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्वार्टर आएंगे तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच चुके होंगे। इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ इसके ऊपर पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो अभी मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर आपके हिस्सेदारी है तो आप डिसीजन खुद के ऊपर लीजिए। आपको क्या करना है एक बार खुद स्टडी करके डिसीजन लीजिए। किसी के बात को सुनकर कभी भी डिसीजन लेना मतलब मत लेना, वो मेरे बात सुनकर भी, क्योंकि मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ, उस डिटेल्स के बेसिस से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।